हेलो दोस्तों, मेरा नाम थॉमस है और मैं अर्जेंटीना का रहने वाला हूं। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूं। मेरी उम्र 22 साल है और शायद मैं बाकी लड़कों के जैसा नहीं हूं। मेरा शरीर कमजोर है, या फिर ये कहूं तो मैं काफी ज्यादा दुबला पतला हूं। इसी के साथ मेरे चेहरे पे पिंपल्स भरे पड़े हैं, जिस कारण मुझे यहाँ के छोटे छोटे बच्चों से भी मजाक का पात्र बनना पड़ता है। मेरी उम्र के कई लड़के जो यहाँ मेरे घर के बगल में ही रहते हैं, वो भी मेरा काफी ज्यादा मजाक बनाते हैं। मैं जब कभी भी अपने घर से बाहर निकलता हूँ और जब उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ती है तो उनका कहना होता है, अरे देखो सामने से पापड़ चलता हुआ आ रहा है, थोड़ा संभल के चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तेज हवा तुम्हें अपने साथ उड़ा ले जाए। वो मुझसे ऐसा कहा करते हैं और मैं चुपचाप अपनी नजरें झुकाए वहां से निकल जाया करता हूं। अब मैं पतला हूं तो इसमें मैं क्या करूं? मैं खाना तो बहुत खाता हूं, पर मेरे शरीर को लगता ही नहीं। यहां मेरा एक भी दोस्त नहीं है, ना तो मेरे घर के बगल में और ना ही कॉलेज में। सब मुझसे बातें करते हैं तो बस मुझे चिढ़ाने के लिए। मेरे कॉलेज में एक लड़का है, रोनी, जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है। वो कॉलेज का सीनियर है और उसके साथ हमेशा 2 से 4 बदमाश लड़के घूमा करते हैं। रोनी कॉलेज में सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि कई लड़के लड़कियों को परेशान किया करता है। लीजा, जो शायद मेरी दोस्त थी, वो क्लासरूम में मेरे साथ बैठा करती, मुझसे बातें किया करती, लेकिन रोनी उसे भी डरा धमका कर मुझसे दूर कर दिया और अभी वो रोनी के साथ रहा करती है और मुझे परेशान किया करती है। उनका अगर कोई छोटा सा भी काम हुआ तो वो मुझसे ही करवाया करते हैं, चाहे वो नोट्स बनवाने का काम हो या फिर दुकान से सिगरेट मंगवाने का काम। यहां तक कि खाना खाने के बाद वो अपना टिफिन बॉक्स मुझसे ही धुलवाया करते हैं और मुझे भी मजबूरन उनका काम करना ही पड़ता है। अगर मैं करने से मना करता हूं तो वो मेरी पिटाई कर देते हैं। यहां पूरे कॉलेज में उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही क्रिसमस का फेस्टिवल चल रहा था। हमारा कॉलेज पूरे 3 दिनों के लिए बंद रहने वाला था। मैं अपने घर में बैठा टीवी देख रहा था कि तभी मेरे फोन की रिंग बजी। जब मैं कॉल उठाया तो कॉल रोनी का था। उसका कहना था कि थॉमस, तू मेरे घर आ जा, हम साथ मिलकर पार्टी मनाएंगे। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया था और मैं भी खुश था, क्योंकि रोनी आज पहली बार मुझसे अच्छी तरह से बातें किया था और मुझे अपनी पार्टी में बुलाया था। मैं फटाफट रेडी हो गया और फिर अपने पिताजी को बताकर मैं रोनी के घर जाने के लिए निकल पड़ा। पहले तो मेरे पिताजी मुझे मना कर रहे थे। उनका कहना था कि बेटा शाम के 7 बजने को हैं, इस टाइम तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन मैं उनसे कह दिया था, मैं अपने एक दोस्त के घर जा रहा हूं, उसके घर में पार्टी है, उसने मुझे बुलाया है। पिताजी का कहना था, लेकिन रात के 10 बजने से पहले पहले आ जाना। पिताजी ऐसा कह रहे थे और मैं अपनी स्कूटी को लेकर रोनी के घर की ओर बढ़ चला था। मैं थोड़ी देर में रोनी के घर पहुंचा और वो भी मुझे देखकर खुश था। वहां रोनी के साथ लीजा और भी 2 लड़के थे जो आज मुझसे काफी अच्छे तरीके से पेश आ रहे थे। रोनी, जो मुझे पहले तो सोफे पे बिठाया और फिर एक प्लेट में मेरे लिए पिज्जा और एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। वो मुझे देते हुए कहने लगा, लो भाई खाओ, डरने की जरूरत नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा था, कहीं ये मुझे खिला पिलाकर मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं करने वाले। बकरे की बलि भी तो ऐसे ही चढ़ाई जाती है ना। मैं चुपचाप पिज्जा खाया और तब रोनी मुझसे कहने लगा था, भाई तू मेरा एक काम कर देगा? तो मैं भी उससे कहने लगा, कहो क्या काम करना है? तो उसका कहना था, देख भाई, हम भूतों को देखना चाहते हैं। हम फिल्मों में तो बहुत भूतों को देख चुके हैं, लेकिन अब असल में देखना चाहते हैं, उससे बातें करना चाहते हैं। यहां हमारे शहर के बाहर एक काफी पुराना घर है। वो घर टूटा फूटा है और उस घर के आसपास और कोई घर नहीं है। मैंने सुना है कि सालों पहले उस घर में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, जो असल में एक डायन थी। उसके पास ब्लैक मैजिक करने के लिए बहुत सारी चीजें थी
और उनमें से एक था ओजा बोर्ड। वो डायन ओजा बोर्ड की मदद से भूतों को हमारी दुनिया में बुलाया करती थी, उससे बातें किया करती थी और फिर उस भूत के जरिए वो लोगों को परेशान किया करती थी। लेकिन एक दिन उस डायन की मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हो गई। उस डायन की लाश उसी के घर में पाई गई थी। लेकिन वो ओजा बोर्ड तो आज भी उसी के घर में ही होगा। तुम्हें उसके घर में जाना है और ओजा बोर्ड को यहाँ हमारे पास लेकर आना है। मैं उस डायन की आत्मा को ओजा बोर्ड की मदद से बुलाना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उस डायन की मौत कैसे हुई थी। रोनी मुझसे शक कर रहा था और उसकी बातें सुन मैं घबरा गया। मैं डरते डरते उससे कहने लगा, रोनी तुम्हारा दिमाग खराब है। भूतों से कौन बात करना चाहता है? लोग डरते हैं उससे और तुम हो कि भूतों को अपने पास बुलाना चाहते हो। तुम्हें उस डायन की मौत के बारे में क्यों जानना है? वो तुम्हारा रिश्तेदार था क्या? मेरे इस बात को सुनकर रोनी गुस्सा हो गया था। उसका कहना था, बच्चों भी प्यार से बोल रहा हूं, मान जा वरना मुझे तुम्हें वहां कैसे भेजना है मुझे अच्छी तरह से आता है। देख तो अकेला नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ लीजा भी जाएगी। ये लड़की होकर नहीं डर रही और तुम हो कि लड़का होकर फट्टू हो। उसकी बातें सुन मैं उससे कहने लगा, तुम्हें उस डायन से बात ही करना है ना, तो तुम भी मेरे साथ उस घर में चलो। उस घर में तुम्हें डायन की आत्मा मिल जाएगी। तुम उससे बात कर लेना, तुम्हें उससे जो पूछना होगा पूछ लेना। तो उसका कहना था, अबे फट्टू, आत्मा ऐसे नहीं दिखा करती। अगर वो दिख भी गई तो वो हमारे सवालों का जवाब नहीं देती। उसके लिए कुछ नियम होते हैं जो हमें करना होता है। वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उस डायन की आत्मा को बुलाकर तुम जैसे लोगों को परेशान करना चाहता हूं। अगर तू परेशान नहीं होना चाहता तो चुपचाप लीजा के साथ जा, वरना तू पिटेगा भी और जाएगा भी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे उस डायन के घर में जाना ही था। मैं लीजा के साथ उस डायन के घर में जाने के लिए निकल पड़ा। लीजा स्कूटी को चलाते हुए शहर के बाहर पहुंच आई। वो एक कच्ची सड़क पर स्कूटी को भगाई जा रही थी और कुछ ही देर में वो ऊंचे घने पेड़ों के बीच बने एक पुराने घर के पास पहुंच आई थी। हम स्कूटी से नीचे उतरे और उस घर की ओर बढ़ चले। जब मैं उस घर के काफी नजदीक पहुंचा तब मैंने देखा ये घर काफी ज्यादा पुराना था। मैं चांद की रोशनी में साफ साफ इस घर के दीवार पे उगे हुए छोटे छोटे पौधों को देख पा रहा था। इस घर का छत दो तरफा था और हम चलते उस घर के दरवाजे तक पहुंचे। इस घर का दरवाजा लकड़ी का था जिसपे एक ताला लगा हुआ था। तब लीजा मुझसे कहने लगी, इस ताले को तोड़ना होगा। तो मैं भी उससे कहने लगा, हाँ देखो यहीं कोई आसपास पत्थर होगा, पत्थर उठाओ और इस ताले पे मारो। ये ताला तो वैसे ही पहले से जंग लगने के कारण काफी ज्यादा सड़ा हुआ है, ये तो तुरंत ही टूट जाएगा। तब लीजा मेरी इस बात को सुनकर मेरी ओर घूरने लगी थी। मैं समझ गया था, मतलब ये मेरे ऊपर धौंस जमा रही है। मैं अगर काम नहीं करूंगा तो ये रोनी को मेरे बारे में बता देगी और फिर रोनी मेरी पिटाई करेगा। मैं वहीं घर के पास पड़े एक पत्थर को उठाया और उस ताले पे दे मारा। वो ताला तुरंत ही टूट गया था और फिर हम उस घर के दरवाजे को खोल घर के अंदर पहुंचे। घर के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था। मैं अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाया और लीजा भी अपने फोन की फ्लैशलाइट जला चुकी थी। वहां घर के अंदर रोशनी होते ही कई सारे चमगादड़ जो मेरे सर के पास से उड़ता हुआ घर के बाहर भागा था और ये देखकर लीजा काफी ज्यादा डर गई थी। वो अपने दोनों हाथों से मेरे शर्ट को पकड़ चुकी थी और मैं उससे कहने लगा, क्या हुआ? तुम तो बहुत बहादुर बन रही थी। रोनी के सामने तुम ऐसे दिखा रही थी कि जैसे तुम्हें भूत प्रेत से डर ही नहीं लगता, और अभी तुम मेरे पीछे छिप रही हो। तो उसका कहना था, नहीं मैं डर नहीं रही, वो तो ये चमगादड़ हमारे सर के पास से उड़ता हुआ भागा जिस कारण मैं तुम्हारे पीछे छिप गई, वरना इन चमगादड़ों के पंख से मुझे चोट लग सकती थी। चलो आगे बढ़ो। फिर हम मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाए उस घर के अंदर की ओर बढ़ने लगे। घर के अंदर फर्श पे कई सारे चूहे थे और हमारे मोबाइल फोन की रोशनी उसकी आंखों पे पड़ते ही वो इधर उधर भागना शुरू हो गए थे। लीजा मेरे कंधे को पकड़े हुए मेरे साथ साथ आगे बढ़ रही थी। हम वहां घर के एक एक कमरे की तलाश करने लगे। मैं लीजा से पहले कह दिया था, देखो मैं ओजा बोर्ड को पहचान नहीं पाऊंगा, मुझे नहीं पता कि ओजा बोर्ड दिखता कैसा है। तब लीजा का कहना था, मैं जानती हूं,
मुझे पता है कि ओजा बोर्ड दिखता कैसा है, बस तुम मेरे साथ रहना। हम वहां उस घर के एक एक कमरे में जाकर ओजा बोर्ड की तलाश कर रहे थे और काफी देर तक ढूंढने के बाद जब मैं उस घर के आखिरी वाले कमरे में पहुंचा था, लीजा भी मेरे साथ थी और तब हमने देखा वहां एक बड़े से टेबल पे कई सारे अजीबो गरीब सा दिखने वाला सामान रखा हुआ था। वहां टेबल पे 3 तो काले रंग की गुड़िया थी, इसी के साथ टेबल पे कई सारे काले रंग के मोमबत्तियों को लगाया गया था। वहां और भी कई चीजें थी जिसे मैं पहचान ही नहीं पा रहा था। तब लीजा टेबल के ऊपर से एक सामान को उठाते हुए कहने लगी, ये रहा ओजा बोर्ड, यही तो है, ये रहा ओजा बोर्ड, चलो हमें ओजा बोर्ड मिल गया है। लीजा ऐसा करी थी और मैं उसके हाथ से उस चीज को लेकर देखने लगा। ये लकड़ी का बना हुआ चौकोर आकार का एक टेम्पलेट जैसा लग रहा था जिसपे A to Z अल्फाबेट्स लिखे हुए थे, इसी के साथ 0 से लेकर 9 तक नंबर लिखे हुए थे। मैं उस ओजा बोर्ड को देख ही रहा था कि तभी उस घर के टूटी हुई खिड़की से एक काले रंग की बिल्ली जो उस घर में कूद पड़ी थी, उसकी आंखें पीले रंग की चमक रही थी और ये देखकर हम इतना ज्यादा डर गए कि हम भागते हुए उस घर से बाहर निकल आए। हम अपनी स्कूटी पे बैठे और स्कूटी को चलाते हुए रोनी के घर पहुंचे। ओजा बोर्ड हमारे पास ही था। रोनी हमें देखकर काफी ज्यादा खुश था। उसका कहना था, ले आए ओजा बोर्ड, ले आए। मैं भी उससे कहने लगा, हाँ ओजा बोर्ड तो मिल गया है, लेकिन बहुत डर लगा हमें। उस घर में डायन की आत्मा रहती थी, वो काली बिल्ली थी, वो हमारे ऊपर झपट पड़ी थी जैसे हमने ये ओजा बोर्ड उठाया था। रोनी का भी कहना था, चलो कोई बात नहीं, किसी तरह से लेकर तो आ गए ना, आओ अब हम उस डायन की आत्मा को बुलाते हैं। रोनी ऐसा कह रहा था और मैं उससे कहने लगा, देखो अब मैं कुछ नहीं करने वाला, जो करना है तुम करो। तुम्हारा कहना था कि तुम ये ओजा बोर्ड लेकर आओ, हम ये ओजा बोर्ड लेकर आ गए, अब मैं अपने घर जाता हूं। लेकिन रोनी वो मेरे हाथ को पकड़ता हुआ कहने लगा, चुपचाप मेरे साथ चल, वरना एक टपली दूंगा ना तेरे सर पे, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं क्या करता, मुझे उसके साथ जाना ही पड़ा। वो मुझे अपने साथ लेकर अपने कमरे में आ गया और एक टेबल पे उस ओजा बोर्ड को रख उसके आसपास 4 मोमबत्तियों को लगाकर वहीं कुर्सी पे बैठ गया और वो मुझसे कहने लगा, बैठो, यहीं कुर्सी लगा हुआ है, इस पे तुम भी बैठो। मैं भी उस कुर्सी पे बैठ गया और तब रोनी अपनी जेब से ₹1 का सिक्का निकाल उस ओजा बोर्ड के ऊपर रख दिया और फिर अपनी एक उंगली ओजा बोर्ड के ऊपर रख अपनी आंखें बंद कर कहने लगा, डायन की आत्मा मेरे पास आ जाए, मैं डायन की आत्मा से बात करना चाहता हूं। वो अपनी आंखें बंद कर बार बार ऐसा ही किया जा रहा था और उसकी यह हरकत देखकर लीजा जोर जोर से हंसने लगी थी। उसका कहना था, ओजा बोर्ड की मदद से आत्माओं को इसे थोड़ी ना बुलाया जाता है, तुम गलत तरीके से ओजा बोर्ड की मदद से आत्माओं को बुला रहे हो। तब रोनी का कहना था, तो फिर कैसे बुलाया जाता है? तब लीजा कहने लगी थी, वो ₹1 का सिक्का तुम इस ओजा बोर्ड के ऊपर रखो और फिर अपनी एक उंगली इस ओजा बोर्ड के ऊपर रख ये कहो कि अगर हमारे आसपास कोई आत्मा है तो वो हमें इशारा करे। अगर सच में हमारे आसपास यहाँ कोई आत्मा हुई तो ये ₹1 का सिक्का अपने आप खिसकता हुआ ओजा बोर्ड में लिखे अल्फाबेट्स के ऊपर जाएगा। पहले Y के ऊपर जाएगा, फिर E के ऊपर जाएगा और बाद में यस के ऊपर जाएगा, जिससे हमें ये साफ साफ इशारा मिल जाएगा कि यस, हमारे आसपास कोई आत्मा मौजूद है। लीजा ऐसा कह रही थी और तब रोनी भी अपनी आंखें बंद कर अपनी एक उंगली उस ओजा बोर्ड के ऊपर रख कहने लगा, अगर हमारे आसपास कोई आत्मा है तो वो इशारा करे। वो बार बार ऐसा कह जा रहा था, लेकिन यहाँ ओजा बोर्ड के ऊपर रखा ये ₹1 का सिक्का ये अपनी जगह से हिलने का नाम तक नहीं ले रहा था। वो काफी देर तक प्रयास करता रहा और बाद में वो अपनी जगह से झल्लाकर उठ खड़ा हुआ। वो कहने लगा, यार ये कैसा गेम है, मैंने तो सुना था कि सच में ओजा बोर्ड की मदद से भूतों को बुलाया जा सकता है, उससे बातें किया जा सकता है, लेकिन मैं पूरे 1 घंटे से प्रयास कर रहा हूँ, कोई भूत यहाँ मुझे दिखाई देना तो दूर, मुझे इशारा तक नहीं किया। यार ये बेकार सा गेम है, ये ओजा बोर्ड ले जाओ, यार इसको क्यों लेकर आए, जाओ जहां से लेकर आए वहीं पे रख कर आओ। रोनी मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं उससे कहने लगा, देखो मैं इसे वापस रखने नहीं जाने वाला, वहां मैंने तुमसे कहा ना कि उस घर में डायन की आत्मा रहती है, मैं वहां दोबारा नहीं जाना चाहता। तब रोनी कहने लगा था, तो फिर इसे अपने साथ लेकर जा, और हाँ, तूने जो पिज्जा खाया है ना, कोल्ड ड्रिंक पिया है, उसके पैसे कल लाकर दे देना,
वरना मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा पिटाई करूंगा। रोनी ऐसा कह रहा था और मैं समझ गया था। मतलब रोनी मुझे पिज्जा इसलिए खाने को दिया था कि मैं उसके काम को करूं, ये ओजा बोर्ड उसे ला कर दूं। मैं उस ओजा बोर्ड को उठाया और रोनी के घर से बाहर निकल गया। मैं स्कूटी चलाता हुआ अपने घर पहुंचा। रात के 12:30 बजने को थे। पिताजी मेरे इंतजार में अभी जगे हुए थे। वो मुझे देखते कहने लगे, इतनी देर रात आए हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि रात के 10 बजते बजते चले आना। तुम्हें पता है मुझे कितनी ज्यादा टेंशन हो रही थी। चलो खाना खा लो और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं पिताजी से कह दिया, पिताजी मुझे भूख नहीं है, मैं खाना खाकर आया हूं, आप भी सो जाइए, मैं भी अपने कमरे में जाकर सो जाता हूं। मैं इतना बोलकर अपने कमरे में चला गया और बेड पे जाकर लेट गया। दरअसल मेरी माँ की मौत मेरे बचपन में ही हो गई थी और तब से मेरे पिताजी ने मेरा देखभाल किया है। वो मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं वहीं बेड पे लेटा हुआ था और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। मेरी नींद खुली सुबह के वक्त और जगते ही मेरी नजर गई ओजा बोर्ड के ऊपर। मैं एक पल को सोचने लगा था, क्या मैं कोशिश करके देखूं? मैं अपनी माँ की आत्मा को बुला के देखता हूं, हो सकता है मेरी माँ की आत्मा आ जाए। मैं उनसे बातें करना चाहता हूं। लेकिन फिर मैंने सोचा, ऐसा थोड़ी ना होगा। रोनी तो कल 1 घंटे तक प्रयास करता रहा था, किसी आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास तो कोई भी आत्मा नहीं आई। यकीनन ये ओजा बोर्ड फेक है, इससे कोई भी आत्मा वो आत्मा नहीं आती। मैं बेड से उठा, फटाफट फ्रेश हो गया, खाना खाया और बाहर घूमने के लिए चला गया। क्रिसमस का फेस्टिवल चल रहा था। मैं पूरे दिन शहर में घूमता रहा। कई जगह पे गया जहाँ पे क्रिसमस की पार्टी मनाई जा रही थी। मैं वहाँ पे कुछ देर तक घूमता फिरता रहा और फिर शाम के वक्त जब मैं अपने घर वापस आ रहा था तब रोनी मुझे रास्ते में मिल गया। वो मेरे सर पे एक थप्पड़ मारते हुए कहने लगा, बेटे पैसे निकाल, तूने कल पिज्जा खाया था ना, कोल्ड ड्रिंक पिया था, वो फ्री के थोड़ी ना आए थे, उसमें पैसे लगते हैं, पैसे ला। रोनी मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं उससे कहने लगा, यार पैसे तो थे मेरे पास, लेकिन पैसे खत्म हो गए, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन रोनी मेरे गाल पे एक थप्पड़ मारते हुए कहने लगा, बहाने मार रहा है, तुम्हें पहले कह दिया था ना, कल ही कह दिया था कि तुम मुझे पैसे दोगे, तुम पिज्जा खाए हो, तुम्हें पैसे बचा कर रखना चाहिए था ना मेरे लिए। वो मेरे गाल पे फिर से एक थप्पड़ मारा और मुझसे कहने लगा, चल जा और कल मुझे पैसे देगा तू, अगर नहीं दिया तो कल तुम्हारी बहुत ज्यादा पिटाई करूंगा, चल जा। वो मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं अपनी स्कूटी को चलाता हुआ अपने घर पहुंचा। मेरे गाल सूज गए थे, उसने काफी जोर से मेरे गाल पे थप्पड़ मारा था, लेकिन मुझे इस बात का इतना बुरा नहीं लग रहा था जितना बुरा मुझे लीजा का मेरे ऊपर हंसने का लग रहा था। रोनी जब मेरी पिटाई कर रहा था तब लीजा जो उसके बाइक के पीछे बैठी हुई थी वो मेरे ऊपर हंस रही थी और उसने ही लास्ट में इशारा करके कहा था रोनी से कि इसे एक थप्पड़ और मारो, और लीजा के इशारे करने के बाद ही रोनी जाते जाते मेरे गाल पे एक थप्पड़ जड़ के गया। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। लीजा जो कभी मेरी दोस्त हुआ करती थी, मेरे बगल में बैठा करती थी, मुझसे अच्छी अच्छी बातें किया करती थी, और आज वो इतना ज्यादा बदल गई है कि वो रोनी के हाथों मुझे पिटवा रही है। वो रोनी का गर्लफ्रेंड तो है नहीं, रोनी का गर्लफ्रेंड तो कोई और है, फिर वो मुझे क्यों पिटवाती है? मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और मैं अपने बेड पे जाकर लेट गया। मैं आज सोते वक्त सोच रहा था, क्या मैं सोजा बोर्ड की मदद से किसी आत्मा को बुलाने की कोशिश करूं? अगर कोई आत्मा आ जाती है तो मैं उस आत्मा के जरिए रोनी को बहुत ज्यादा परेशान करूंगा, और लीजा जो मेरे ऊपर हंस रही थी, मुझे पिटवा रही थी, उसे तो मैं बहुत ज्यादा परेशान करूंगा। मैं अपने बेड पे उठ बैठा था और उस सोजा बोर्ड को उस टेबल से उठाकर अपने बेड पे रख लिया था, अपने सामने रख लिया था और अपने जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाला। वो सिक्का मैं ओजा बोर्ड के ऊपर रख दिया और अपनी उंगली उस ओजा बोर्ड के ऊपर रख कहने लगा, अगर मेरे आसपास कोई आत्मा है तो मुझे इशारा करे। मैं ये काफी देर तक बोलता रहा था, बार बार कहता रहा था, लेकिन कोई भी इशारा नहीं हुआ। वो 1 रुपए का सिक्का ओजा बोर्ड पे हिला तक नहीं था और मैं ये देखकर थोड़ा सा निराश हो गया। रोनी को रोकने का बस यही एक तरीका था, इसके अलावा रोनी से कोई ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकता। अगर रोनी को नहीं रोका गया
तो वो मेरी हर रोज ऐसे ही पिटाई क्या करेगा। मैं रोनी को परेशान करना चाहता था, आखिर उसे भी तो पता चले। वो जिस तरह से मुझे मारता है, मुझे परेशान करता है, अगर कोई भी उसे उसी तरह से परेशान करे तो उसे कैसा लगता है। मैं उस सोजा बोर्ड पे अपनी उंगली को रखे काफी देर तक इंतजार करता रहा था, देखता रहा था। अगर यहाँ मेरे आसपास कोई आत्मा होगी तो ये 1 रुपए का सिक्का ही लेगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं हुआ। तब मैं सोचने लगा, अरे यार, मेरे आसपास कोई आत्मा होगी तब तो इशारा करेगी ना। यहाँ घर में आत्माएं थोड़ी ना होती है, आत्माएं तो कब्रिस्तान में होती है। क्या मुझे कब्रिस्तान में जाकर देखना चाहिए? हो सकता है वहां मैं सोजा बोर्ड की मदद से किसी आत्मा से बात कर पाऊं, उससे दोस्ती बना पाऊं, और अगर कोई आत्मा मेरी दोस्त बन गई तो मैं उसकी मदद से उस आत्मा के जरिए उन लोगों को सबक सिखाऊंगा जो मुझे परेशान किया करते हैं। लेकिन आज नहीं, आज तो रात के 12 बज चुके हैं। अभी मैं कब्रिस्तान में नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा। कल रात के 8 बजते ही मैं सोजा बोर्ड को लेकर कब्रिस्तान चला जाऊंगा, और फिर मैं वहां रात के 10 बजे तक आत्माओं को बुलाने की कोशिश करता रहूंगा। अगर कोई आत्मा आई तो ठीक, नहीं आई तो मैं रात के 10 बजते ही अपने घर वापस आ जाऊंगा। मैं यही सोचकर सो गया और मेरी नींद खुली सुबह के वक्त। आज मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था। मैं दिन भर वहीं शहर में घूमता रहा और शाम होते ही मैं सोजा बोर्ड को लेकर अपने शहर के पास वाले कब्रिस्तान में पहुंच गया। उसी कब्रिस्तान में मेरी माँ को दफनाया गया था। मैं अपनी माँ से भी बात करना चाहता था। मैं कब्रिस्तान में बैठा रहा और जैसे ही रात के 8 बज गए, मैं उस सोजा बोर्ड को निकाला। आत्माएं तो रात के वक्त आती है ना, अंधेरे में आती है, इसीलिए मैं रात के 8 बजने का इंतजार कर रहा था। मैं सोजा बोर्ड को जमीन पर रख उसके चारों तरफ मोमबत्तियों को लगा दिया और फिर ओजा बोर्ड पे एक सिक्के को रख सोचने लगा, किस आत्मा को बुलाऊं। यहाँ पे तो बहुत सारी आत्माएं होंगी, अच्छी आत्माएं भी होंगी, बुरी आत्माएं भी होंगी। नहीं नहीं, बुरी आत्माओं को मैं नहीं बुला सकता। बुरी आत्माएं तो बहुत खतरनाक होती है, वो मेरी जान ले सकती है। अच्छी आत्मा को बुलाता हूं, उससे बातें करूंगा, दोस्ती करने की कोशिश करूंगा। मैं ओजा बोर्ड पे अपनी उंगली को रख कहने लगा, अगर यहाँ मेरे आसपास कोई अच्छी आत्मा मौजूद है तो वो मुझे इशारा करे। क्या मेरे आसपास कोई अच्छा आत्मा मौजूद है? मैं ये 3 बार बोला था और तब ओजा बोर्ड के चारों तरफ लगाई गई वो मोमबत्तियां वो जैसे बुझने को थे। वो होता है ना, जब तेज हवाएं चलने पे दीपक बुझने लगते हैं, मोमबत्तियां बुझने लगती है, वैसा ही हो रहा था। लेकिन यहाँ पे तेज हवाएं नहीं चल रही थी। मैं समझ नहीं पाया, क्या ये किसी आत्मा के होने का इशारा है? मैं ये सोच ही रहा था कि तभी ओजा बोर्ड के ऊपर रखा वो 1 रुपए का सिक्का वो अपने आप खिसकना शुरू हो गया था। वो खिसकता खिसकता पहले तो वाई पे गया। ओजा बोर्ड पे वो जो अल्फाबेट लिखे हुए थे उसमें से वाई पे गया, उसके बाद ई पे गया और फिर यस पे आकर रुका था। वो 1 रुपए का सिक्का अपने आप खिसका था और उसका जवाब था यस। मतलब मेरे आसपास कोई अच्छी आत्मा मौजूद थी। मैं कहने लगा, अगर तुम मेरे आसपास हो तो तुम सामने आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। मैं ये 3 बार बोला था और फिर उसमें शब्द बना था ओके। मतलब मैं तुम्हारे सामने आ रही हूं। मैं अपनी जगह पे उठ खड़ा हुआ था। मैं इंतजार करने लगा, आएगी वो, अब आत्मा मेरे सामने आएगी, मैं उसे देख पाऊंगा। मैं अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर देख रहा था और तभी मेरी नजर पड़ी सामने। वहां ओजा बोर्ड से कुछ ही दूरी पर कोई लड़की खड़ी थी। ये देखने में काफी अजीब लग रही थी। इसका चेहरा जैसे पूरी तरह सफेद था, बाल खुले थे और इसने सफेद रंग का कपड़ा पहन रखा था। इसका शरीर जैसे धुंधला धुंधला मुझे दिखाई पड़ रहा था। और तब वो चलते हुए मेरे पास आई और वो कहने लगी, बोलो, तुमने मुझे बुलाया है, क्या काम है? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? वो भूतनी मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसके चेहरे को देख रहा था। ये थी तो भूतनी, इसका चेहरा पूरी तरह से सफेद था, इसके चेहरे पे कई सारे कट बने हुए थे, लेकिन देखने में ये बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। पता नहीं इसकी मौत कैसे हुई होगी। इसकी उम्र करीबन 22 साल की रही होगी, तभी शायद इसकी मौत हुई थी। मुझे इस भूतनी को देखकर थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि ये अच्छी आत्मा है। मैंने तो ओजा बोर्ड की मदद से अच्छी आत्मा को ही बुलाया है, यकीनन ये अच्छी आत्मा ही होगी। मैं उससे कहने लगा,
तुम्हारा नाम क्या है? तो उसका कहना था मैरी। तब मैं उसे कहने लगा, मैरी, तुम्हारी मौत कैसी हुई थी? देखने में तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे कई सारे कट के निशान बने हुए हैं। तुम्हारे सर के पास जैसे एक बड़ा सा घाव है। सच बताओ, तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? तो उसका कहना था, क्या मैं तुम्हें सुंदर दिख रही हूं? कैसे इंसान हो तुम? मेरे चेहरे को देखो, मेरा चेहरा पूरी तरह से सफेद है। मेरे चेहरे पे कई सारे कट के निशान बने हुए हैं। मेरा शरीर जिसपे ढेर सारे राख लगे हुए हैं, और तुम कह रहे हो कि मैं सुंदर हूं। तब मैं उसे कहने लगा, देखो, भले ही तुम्हारी मौत हो चुकी है, भले ही तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से सफेद है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर बता सकता हूं। तुम्हारे चेहरे की जो बनावट है ना, वो काफी ज्यादा सुंदर है। मैं तुम्हारे चेहरे की बनावट को देखकर कह सकता हूं कि जब तुम जिंदा रही होगी तब तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर होगी। तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? मेरे इस बात को सुनकर वो थोड़ी सी मायूस हो गई। उसकी नजरें झुक चुकी थी, और तब मैं उसे कहने लगा, क्या हुआ? तुम मायूस क्यों हो? देखो, तुम्हारी मौत हो चुकी है। अब मायूस होने का कोई फायदा नहीं। जो होना था वो तो हो चुका है। अब मेरे इस बात को सुनकर वो भूतनी कहना शुरू की थी, देखो, तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसे शायद भूतों से डर नहीं लगता। मैं एक प्रेत आत्मा हूं, और तुम मुझसे इतनी खुलकर बातें कर रहे हो। कैसे? मैंने कई लोगों को देखा है जो भूतों, आत्माओं को देखते ही डर कर भाग जाते हैं, और तुम हो कि मुझसे इतनी खुलकर बातें कर रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता? मैं एक भूतनी हूं, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हूं। तब मैं उसे कहने लगा, देखो, मुझे पता है कि तुम एक अच्छी आत्मा हो और तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगी, इसीलिए मैं शायद तुमसे इतनी खुलकर बातें कर रहा हूं। और रही डर की बात, तो मैं बचपन से इतना ज्यादा डरा हूं, इतना ज्यादा डरा हूं कि अब मेरे अंदर से जैसे डर नाम का चीज ही खत्म हो गया है। मैं मेरी से ऐसा कह रहा था, और तब मेरी कहने लगी थी, तुम बचपन से डरते रहे हो, लेकिन किससे? कौन तुम्हें इतना डराया करता था? तब मैं भी उसे अपने बारे में बताना शुरू हो गया। कैसे मुझे कॉलेज में कई लड़के परेशान किया करते हैं, मेरे पड़ोस में कई लड़के जो मुझे चिढ़ाया करते हैं। मेरे चेहरे को देखो, मेरा चेहरा थोड़ा सूजा हुआ है ना। रोनी नाम का एक लड़का है, उसने ही मेरे गाल पे थप्पड़ मारकर मेरे चेहरे को सुझाया है। तब मेरी कहने लगी थी, मतलब तुम्हारी जिंदगी बहुत ही मुश्किलों से बीती है, तुम्हें लोगों के ताने सुनने पड़े हैं। तब मैं भी उससे कहने लगा, हाँ, लेकिन तुमने अभी तक अपने बारे में बताया नहीं है, तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? तब मेरी थोड़ी सी मायूस होकर कहने लगी, मेरी मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी। ये जो मेरे चेहरे पे कई सारे कट के निशान बने हुए हैं, मेरे सर के पास ये जो बड़ा सा घाव है, ये एक्सीडेंट के समय पे मेरे सर में चोट लगने की वजह से ऐसा हुआ है। खैर, जो होना था वो तो हो चुका है। तुम बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तब मैं उसे कहने लगा, देखो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे जरिए रोनी को परेशान करना चाहता हूं। वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है, मारता पीटता है। तुम रोनी को थोड़ा सा सबक सिखाओ, उसे ज्यादा परेशान मत करना, लेकिन हाँ, उसे थोड़ा सा डराओ जिससे वो मुझे परेशान करना बंद कर दे। तब मेरी हंसते हुए कहने लगी थी, अरे देखो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मैं एक आत्मा हूं, रोनी मुझे देख तक नहीं पाएगा। वो तो तुम ओहजा बोर्ड की मदद से मुझे बुलाए हो, जिस कारण तुम मुझे देख पा रहे हो, वरना और कोई मुझे देख तक नहीं सकता। और तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैं प्रकृति के नियमों से बंधी हूं। तब मैं उससे कहने लगा, क्या तुम प्रकृति के नियमों से बंधी हो? तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? लेकिन मैंने तो सुना है कि आत्माएं किसी भी इच्छा को पूरी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो मेरी का कहना था, हाँ, आत्मा ऐसा कर सकती है, लेकिन जो आत्मा ऐसा करती है वो प्रकृति के नियम से बंधी नहीं होती, वो किसी का गुलाम होती है। आत्मा जिस व्यक्ति की इच्छा पूरी करता है, असल में वो व्यक्ति उस आत्मा को सिद्ध करके रखता है, उसे अपना गुलाम बना के रखता है। कुछ तंत्र मंत्र साधनाओं के द्वारा आत्माओं को प्रकृति के नियम से आजाद कर उसे अपने बस में किया जा सकता है। मेरी मुझसे ऐसा कह रही थी, और मैं उसे कहने लगा, मतलब तुम्हें भी प्रकृति के नियम से आजाद किया जा सकता है? अब मेरी इस बात को सुनकर मेरी ओर घूरने लगी थी। मैं उसे कहने लगा, अरे देखो, मैं तुम्हें गुलाम बनाने की बात नहीं कर रहा, अपने बस में करने की बात नहीं कर रहा, बस तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम्हें भी प्रकृति के नियम से आजाद किया जा सकता है क्या? तब मेरी कहने लगी थी, हाँ, लेकिन उसके लिए खास तरह का साधना करना पड़ता है। तब मैं मेरी से कहने लगा, तो क्या मैं तुम्हारे लिए वो साधना करूं? मैं तुम्हें प्रकृति के नियम से आजाद करूं?
अब मेरे इस बात को सुनकर मेरी गुस्सा हो गई थी। वो मुझसे कहने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मुझे अपने बस में करना चाहते हो, अपना गुलाम बनाना चाहते हो। तब मैं उससे कहने लगा, यार तुम ऐसा क्यों सोचती हो? देखो मैं तुमसे इतनी देर से बातें कर रहा हूं, लेकिन तुम हो कि तुम अभी तक मेरे स्वभाव को पहचान नहीं पाई हो। मैं ऐसा हूं ही नहीं। मैं तो खुद बचपन से किसी का गुलाम रहा हूं। मैं किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहता। तब मेरी कहने लगी थी, तो फिर तुम मुझे प्रकृति के नियम से आजाद क्यों करना चाहते हो? तब मैं उससे कहने लगा, देखो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। तुम्हारे जरिए मैं रोनी को सबक सिखाना चाहता हूं। उसके बाद मैं तुमसे कुछ कहूंगा तक नहीं। तुम्हें जहां जाना होगा तुम जाना। तुम भी तो अभी इसी कब्रिस्तान में बंदी रहती होगी, इस कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकल पाती होगी। तब मेरी का कहना था, हाँ मैं इस कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन फिर भी मैं किसी का गुलाम नहीं बनना चाहूंगी। मेरी ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, यार तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैंने तुमसे कहा है ना, मैं तुम्हें अपना गुलाम कभी नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हें कभी बार बार अपने काम को करने के लिए नहीं कहूंगा। बस एक बार तुम रोनी को सबक सिखा देना, उसके बाद वो मुझे परेशान नहीं करेगा। तब मेरी कहने लगी थी, देखो तुम्हें पता नहीं है कि जब तुम मुझे सिद्ध कर लोगे तब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम परेशान हो जाओगे, तुम ये जिद छोड़ दो। मेरी ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, भला इतनी सुंदर भूतनी से कोई परेशान होता है क्या? भले तुम्हारा चेहरा भयानक होता, तुम देखने में चुड़ैल जैसी लगती, तो मैं एक पल को डरता भी। मैं तुम्हें सिद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर हो। देखो मैं परेशान नहीं होऊंगा, प्लीज तुम मान जाओ। मैं मेरी से ऐसा कह रहा था और मेरी मेरे इस बात को सुनकर हंस पड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे यार तुम कैसे इंसान हो? तुम एक भूतनी को सुंदर कह रहे हो, तुम्हें हो क्या गया है? मैं उससे कहने लगा, मुझे हुआ कुछ नहीं है, प्लीज तुम मान जाओ। देखो मैं तुम्हें सिद्ध करना चाहता हूं। तब मेरी चुप थी। तब मैं उससे कहने लगा, चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो, प्लीज मान जाओ। तब वो कहने लगी, अच्छा ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि किसी भी आत्मा को सिद्ध कैसे किया जाता है? तब मैं उसे कहने लगा, नहीं मुझे पता नहीं है, तुम्हें पता है क्या? तो वो कहने लगी, नहीं मुझे कैसे पता रहेगा, मैं कोई तांत्रिक थोड़ी ना हूं। तब मैं उससे कहने लगा, चलो कोई बात नहीं, मैं इस पर रिसर्च करूंगा, मैं जानकारियां खंगालूंगा कि कैसे किसी आत्मा को अपने बस में किया जाता है। मेरे इस बात को सुनकर वो फिर से गुस्सा हो गई थी। मैं उससे कहने लगा, अरे मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूं, मैं तुम्हें अपने बस में नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा। चलो भाई, अभी रात काफी ज्यादा हो चुकी है, मैं कल तुमसे मिलता हूं। मैं इतना बोलकर ओझा बोर्ड को उठाया और कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। मैं अपने बाइक पे बैठा और शहर की ओर बढ़ चला। मैं शहर पहुंचा और मैं शहर पहुंचते ही एक लाइब्रेरी में चला गया। ये लाइब्रेरी काफी पुराना सा था और मैं लाइब्रेरी में से किताब को ढूंढने लगा जिसमें आत्माओं के बारे में बताया गया हो, आत्माओं को कैसे अपने बस में किया जाता है, इसकी जानकारियां दिया गया हो। काफी देर तक ढूंढने के बाद मुझे एक ऐसा किताब मिल भी गया। मैं उस किताब को पढ़ने लगा। सच में इस किताब में आत्माओं के बारे में बताया गया था, आत्माओं को सिद्ध कैसे करना है इसकी जानकारियां दिया गया था। मैं उस लाइब्रेरी के मालिक से बात करने लगा। मैं ये किताब खरीदना चाहता था, अपने साथ घर लेकर जाना चाहता था। पहले तो उस लाइब्रेरी का मालिक मुझे मना करे थे। उनका कहना था, नहीं नहीं, मैं ये किताब तुम्हें बेच नहीं सकता। लेकिन मैं इस किताब के बदले उन्हें काफी ज्यादा पैसे देने को तैयार था। तभी वो मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था, नहीं मैं ये किताब बेचने वाला नहीं। अंत में मैंने उसे कहा था कि बस 10 दिनों के लिए, 10 दिन बाद मैं ये किताब आपको देकर जाऊंगा। तब जाकर वो माने थे और फिर मैं उस किताब को लेकर अपने घर आ गया। मैं अपने कमरे में जाकर बेड पे लेट गया और पूरी रात उस किताब को पढ़ता रहा। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे काफी जानकारियां मिल गई थी। इस किताब में एक खास तरह का मंत्र लिखा हुआ था जो मुझे एक बबूल के पेड़ के नीचे बैठकर हवन कुंड में आग जलाकर और फिर उसमें काले तिल को डालते हुए पूरे 1000 बार तक पढ़ना था। और जब ये साधना मेरा पूरा हो जाता तब मुझे उस आत्मा के नाम पूरे 3 बार लेना था जिसे मैं सिद्ध करना चाहता था। मैं समझ गया मुझे करना क्या है। सुबह हुई और अगली सुबह मैं सारी सामग्री बाजार से लेकर आ गया था। काले तिल जो मुझे मंत्रों का जाप करते समय हवन कुंड में डालना था, इसी के साथ और भी सामग्रियां थी। आम की लकड़ी जिससे मैं हवन कुंड में आग जलाता। मैं सभी सामग्री को लेकर शाम के लगभग 7 बजे के करीब उसी कब्रिस्तान में पहुंच गया। वहां कब्रिस्तान में पहुंच मैं बबूल के पेड़ का तलाश करने लगा
क्योंकि मुझे ये साधना बबूल के पेड़ के नीचे बैठकर करना था। अगर यहाँ कब्रिस्तान में कोई बबूल का पेड़ हुआ तो ठीक, नहीं तो मुझे कहीं और जाकर बबूल के पेड़ के नीचे ये साधना करना है। मैं वहां कब्रिस्तान में ढूंढता रहा और कब्रिस्तान में मुझे एक बबूल का पेड़ मिल भी गया। मैं काफी खुश था। मुझे कब्रिस्तान से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है और यहाँ कब्रिस्तान में कोई आएगा जाएगा भी नहीं। मैं आसानी से साधना को कर पाऊंगा। मैं वहीं बबूल के पेड़ के नीचे बैठ गया और जमीन पे एक बड़ा सा गड्ढा बना, उसमें आम की लकड़ी डाल उस आम की लकड़ी में आग लगा मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। मैं मंत्रों का जाप करते समय काले तिल को उस हवन कुंड में डाल रहा था जो मैं अपने साथ लेकर आया था। मैं ऐसे ही पूरे 1000 बार मंत्रों को पढ़ता रहा। जब मैं मंत्रों का जाप कर रहा था तब मेरी वही मेरे बगल में आकर बैठ गई थी, लेकिन मैं मंत्रों का जाप करते समय उसे बात नहीं कर सकता था। वो वहीं मेरे बगल में बैठी रही और मैं मंत्रों का जाप करता रहा। और जब मेरे मंत्रों का जाप पूरा हो गया तब मुझे मैरी का नाम 3 बार बोलना था। मुझे जिस आत्मा को सिद्ध करना था उसका नाम 3 बार बोलना था। मैं मैरी 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 3 बार बोला और वो मैरी जो मेरे बगल में बैठी हुई थी, जो मुझे धुंधली धुंधली दिखाई पड़ रही थी, उसका चेहरा मुझे साफ साफ दिखाई पड़ना शुरू हो गया था। उसका शरीर जो कल मुझे पारदर्शी सा नजर आ रहा था वो आज मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। मैं मैरी को छू कर देखना चाहता था। यह आत्मा है, मैं इसे छू सकता हूं या नहीं? मैं मैरी के शरीर को छुआ था और सच में मैं उसके शरीर को छू पा रहा था। और तब मैरी कहने लगी थी, तुम्हारा साधना पूरा हो चुका है, आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम मुझे जो कहोगे मैं वही करूंगी। तब मैं उससे कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाने के लिए थोड़ी ना सिद्ध किया हूं। तुम मेरी दोस्त हो, तुम आज से मेरे साथ ही रहोगी, लेकिन एक दोस्त की तरह। तुम मेरी कोई बात नहीं माना, बस तुम एक बार उस रोनी को थोड़ा सबक सिखा दो। तब मेरी कहने लगी थी, लेकिन तुम रोनी को क्यों सबक सिखाना चाहते हो? वो तुम्हें परेशान करता है इसीलिए ना? तब मैं उससे कहने लगा, हाँ, वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है, मुझे बहुत पीटता है। तुम उसे सबक सिखा दो जिससे कि वो मुझे परेशान नहीं करेगा। तब मेरी कहने लगी थी, देखो तुमने मुझे दोस्त कहा है इसलिए मैं तुम्हें अपनी सलाह देती हूँ। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि रोनी को मैं तुम्हारा दोस्त बना देती हूँ तो कैसा रहेगा? वो तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा, उल्टा तुम्हारी मदद करेगा। तब मैं उससे कहने लगा था, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यार तुम सच में अच्छी हो, सिर्फ रूप से ही नहीं बल्कि दिल की भी बहुत अच्छी हो। देखो तुम ऐसा करो कि रोनी को, इसके अलावा और भी कई लड़के हैं जो मुझे परेशान किया करते हैं, लीजा जो कभी मेरी दोस्त थी और अभी मुझे परेशान किया करती है, तुम उन्हें मेरा दोस्त बना दो। मैं ये चाहता हूं कि जितने भी लड़के मुझे परेशान किया करते हैं वो मेरा दोस्त बन जाए, मुझसे प्यार से बातें करे। तब मेरी कहने लगी थी, ठीक है फिर मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देती हूं। वो इतना बोलकर अपनी उंगलियों को घुमाई थी और उसके उंगली में रोशनी चमकी थी। और तब मेरी कहने लगी, हो गया, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। कल जब तुम कॉलेज जाओगे तब सभी तुमसे प्यार से बातें करेंगे और तुम भी उनसे प्यार से बातें करना। मैं खुश था। मैं मैरी से कहने लगा, ठीक है फिर, मेरी बस यही इच्छा थी कि कोई भी मुझे परेशान ना करे, सभी मुझसे प्यार से बातें करे। तुम मेरी इच्छा को पूरी कर चुकी हो, अब मैं अपने घर जाता हूं। तब मेरी कहने लगी थी, हाँ चलो। मैं कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगा था और मेरी भी मेरे साथ चलने लगी थी। तब मैं मेरी से कहने लगा, तुम कहां जा रही हो? तो उसका कहना था, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि जब तुम मुझे सिद्ध कर लोगे तब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूं। तब मैं उससे कहने लगा, मतलब तुम भी मेरे साथ मेरे घर जाओगी? तो उसका कहना था, हाँ। तब मैं उससे कहने लगा, लेकिन अगर कोई तुम्हें शहर में देख लिया या फिर मेरे घर में मेरे पिताजी वो तुम्हें देख लिए तो वो डर जाएंगे, तुम मेरे साथ घर नहीं जा सकती। तब मेरी का कहना था, देखो डरने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं देख सकता। देखो अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी क्योंकि तुमने मुझे सिद्ध किया है, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती। तब मैं उससे कहने लगा, तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें कोई नहीं देख सकता तो ठीक है, चलो चलो मेरे साथ। फिर मैं उसे अपने साथ लेकर स्कूटी तक आ गया और मैरी मेरे स्कूटी पे बैठ चुकी थी। मैं स्कूटी को चलाता हुआ अपने घर पहुंचा। पिताजी मुझसे कह रहे थे, कहाँ गए थे? तुम्हें रोज रोज रात को घूमने की आदत पड़ गई है क्या?
इतनी देर रात घर आ रहे हो? मैं पिताजी से कह दिया। वो मैं अपने दोस्त के घर गया था। पिताजी थोड़े गुस्से में कुछ शब्दों को बुदबुदाते हुए अपने कमरे में चले गए और मैं भी मेरी को अपने साथ लेकर अपने कमरे में चलाया। पिताजी मेरी को देख नहीं पाए थे और मैं खुश था। इस तरह तो कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अपने बेड पर जाकर लेट गया और मेरी वहीं मेरे बेड के बगल में खड़ी थी। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। जब कोई आत्मा या फिर कोई लड़की ऐसे आपके बगल में खड़ी हो तो आपको भला नींद कैसे आ सकती है? मैं मेरी से कहने लगा, यार तुम ऐसे सामने खड़ी रहोगी तो भला मैं कैसे सो पाऊंगा? तुम्हें नींद नहीं आती क्या? तब मेरी कहने लगी थी, हाँ मुझे नींद तो आती है, लेकिन मुझे दिन में सोने की आदत है। मैं रात में जगा करती थी, इसीलिए मुझे अभी रात के वक्त नींद नहीं आएगी। तब मैं उसे कहने लगा, यार तुम सोने की कोशिश करो। तुम यहीं मेरे कमरे में कोई बेड लगा लो, अपनी शक्तियों से बेड लगा लो, उस पर सो जाओ। देखो अगर तुम ऐसे सामने खड़ी रहोगी तब मैं सो नहीं पाऊंगा। तब मेरी कहने लगी थी, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आएगी। मैं उसे कहने लगा, कोशिश तो करो। तब मेरी अपनी उंगलियों को घुमाकर मेरे कमरे में एक छोटा सा बेड लगा चुकी थी और वो उस पर लेट गई। तब जाकर मैं सो पाया था। मेरी नींद खुली सुबह के वक्त। जगते ही मैं मेरी को जगाना शुरू हो गया। मेरी जगी थी और तब मैं उसे कहने लगा, तुम आत्मा हो और मुझसे ज्यादा सोती हो। तो उसका कहना था, हाँ मुझे सुबह के वक्त सोने की आदत थी ना, इसीलिए मुझे सुबह के वक्त आज नींद आ गई। मैं पूरी रात जगी ही थी, सोने की कोशिश करती रही थी, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई। तब मैं उसे कहने लगा, तुम क्या नहाओगी? तो उसका कहना था, मैं एक आत्मा हूं, मैं कैसे नहा सकती हूं? तब मैं उससे कहने लगा, तो क्या तुम अपना खुद का शरीर नहीं बना सकती? तुम किसी ऐसे रूप में नहीं आ सकती जो सभी को दिखाई दे, किसी लड़की के रूप में? तो उसका कहना था, हाँ आ तो सकती हूं, लेकिन तुम्हारे कहने पे ही। अगर तुम मुझसे ऐसा कहोगे कि तुम एक लड़के के रूप में आ जाओ, तभी मैं किसी लड़की के रूप में आ सकती हूं, क्योंकि तुमने मुझे सिद्ध किया है मैं तुम्हारी गुलाम हूं। तब मैं उससे कहने लगा, तो फिर ठीक है, तुम किसी लड़के के रूप में आ जाओ। तब उसने अपनी उंगलियां घुमाई थी और देखते ही देखते उसका चेहरा बदला था, उसका शरीर बदला था और वो मेरे सामने एक बेहद ही खूबसूरत लड़की के रूप में खड़ी थी। मैं उससे कहने लगा, यार तुम तो बहुत ही खूबसूरत दिख रही हो। तो उसका कहना था, बस भी करो, तुम जब से मुझसे मिले हो तब से तुम मेरी तारीफ की पुल बांधे जा रहे हो। तब मैं उससे कहने लगा, अरे नहीं, तुम सच में बहुत खूबसूरत दिख रही हो। तो उसका कहना था, हाँ वो तो दिखूंगी ही, क्योंकि मैंने अपना चेहरा खूबसूरत लड़की का बनाया है। तब मैं उससे कहने लगा, तो फिर क्या तुम नहाना चाहोगी? तो उसका कहना था, नहीं, मुझे भी नहाने की क्या जरूरत, मैंने तो अभी अभी अपना शरीर बदला है ना। जब मेरा यह शरीर गंदा हो जाएगा तब मैं नहाऊंगी। तब मैं उससे कहने लगा, तो फिर ठीक है, चलो मैं कॉलेज जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। तो उसका कहना था, हाँ वो तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी ना। फिर मैं उसे अपने साथ लेकर कॉलेज आ गया। पिताजी घर में नहीं थे, जिस कारण पिताजी की नजर मेरी के ऊपर नहीं पड़ी थी। यहां कॉलेज में आज रोनी वो मेरे सामने आकर कहने लगा, भाई मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है, क्या तू मुझसे दोस्ती करना चाहेगा? मैं समझ गया था रोनी मुझसे माफी क्यों मांग रहा है। मैं रोनी से कहने लगा, हाँ मैं तो तुमसे कब से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन तुम ही थे जो मुझसे बात तक नहीं करना चाहते थे, मुझे पीटा करते थे। आज से हम दोस्त थे। रोनी भी खुश था, मैं भी बहुत ज्यादा खुश था। ऐसे वहां कई सारे लड़के जो मेरे पास आकर मुझसे माफी मांग कर गए थे। लीजा वो मेरे पास आई थी और मुझसे कहने लगी थी, थॉमस क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगे? देखो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूं। तब मैं उससे कहने लगा, हम तो पहले से ही दोस्त थे, इसमें दोस्ती करने की क्या जरूरत है? वो भी खुश थी। मैं उसके पास बैठकर काफी देर तक बातें करता रहा। लीजा मुझसे पूछ रही थी, ये जो लड़की तुम्हारे साथ बैठी हुई है ये कौन है? मैं उसे कह दिया, ये मेरी दूर की रिश्तेदार है। हम काफी देर तक बातें करते रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद मैरी का चेहरा बदल चुका था, वो अपने असल रूप में आ गई थी। और तब लीजा कहने लगी, अरे वो लड़की कहाँ चली गई? वो तो तुम्हारे बगल में ही बैठी हुई थी ना, वैसे बिना तुम्हें बताए वो कहाँ चली गई? मैं समझ गया था मैरी जब तक इस रूप में है, अपने असल रूप में है, वो किसी को दिखाई नहीं दे सकती। मैं लीजा से कहने लगा,
अरे हाँ यार, वो बिना मुझे बताए कहाँ चली गई? मैं उसे ढूंढ कर आता हूँ। मैं इतना बोलकर मैरी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर कॉलेज के ग्राउंड के ऊपर आ गया। वहां पे मेरे अलावा और कोई नहीं था। तब मैं मैरी से कहने लगा, यार तुम्हारा चेहरा अपने आप कैसे बदल गया? तुम तो भी एक लड़की के रूप में थी ना? तो उसका कहना था, हाँ, लेकिन मैं ज्यादा देर तक किसी ऐसे लड़की के रूप में नहीं रह सकती जो सभी को दिखाई देती हो। तब मैं उससे कहने लगा, मतलब तुम्हारा चेहरा ऐसे बार बार बदलता रहेगा? तो उसका कहना था, हाँ, अगर तुम मुझसे कहोगे कि तुम किसी ऐसे लड़की के रूप में आ जाओ जो सभी को दिखाई दे, तो मेरा चेहरा बार बार बदलता रहेगा, ऐसे ही मेरा चेहरा बार बार बदलेगा। तब मैं उसे कहने लगा, यार ऐसे में तो मेरे साथ वाला आदमी डर जाएगा। अगर कोई मेरे साथ खड़ा हुआ और उसी समय तुम्हारा चेहरा बदला तो तुम मुझे तो दिखाई दोगी, लेकिन उसकी नजरों में तुम अचानक से गायब हो जाओगी और वो काफी ज्यादा डर जाएगा। देखो, तुम एक काम करो, तुम अपना रूप बदल लो, तुम एक लड़के के रूप में आ जाओ, लेकिन तुम बस मुझे ही दिखाई देना, मेरे अलावा तुम्हें और भी कोई देख ना सके। तुम कुछ ऐसा करो। तब मेरी भी मान गई थी। उसने फिर से अपने चेहरे को बदला था और तब वो कहने लगी, ऐसे में तो मेरा चेहरा भी बार बार नहीं बदलेगा। जब मुझे कोई देख नहीं सकता तब मेरा चेहरा अपने आप नहीं बदलता, बस तुम हो जो मुझे देख पाओगे। तब मैं उसे कहने लगा, तो फिर ठीक है ना, तुम इसी रूप में मेरे साथ रहना। चलो कॉलेज शुरू होने का वक्त हो गया है। मैं उसे अपने साथ लेकर क्लासरूम में आ गया और पूरा दिन मैं वहीं क्लासरूम में क्लास करता रहा। शाम के वक्त मेरी छुट्टी हुई थी और मैं मैरी के साथ घर आ गया। अब ऐसे ही हर रोज का काम था। मैं दिन के वक्त मैरी को अपने साथ लेकर कॉलेज जाया करता और रात के वक्त मैं अपने घर में रहा करता। समय बीता, कॉलेज में मेरे सभी दोस्त बन चुके थे, लेकिन एक दिन जब मैं शाम के वक्त कॉलेज की छुट्टी होने के बाद मैरी के साथ अपने घर आ रहा था, तभी मुझे रास्ते में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो मैरी की ओर काफी अजीब नजरों से घूर रहा था। मैं समझ नहीं पाया, क्या यह बूढ़ा व्यक्ति मैरी को देख सकता है? वो बूढ़ा व्यक्ति देखने में काफी अजीब था। उसने अपने पूरे शरीर पे काले रंग के कपड़े को पहन रखा था और मैं मैरी से कहने लगा, ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें घूर रहा है ना? तो उसका कहना था, हाँ, क्योंकि ये भी मुझे देख सकता है। ये एक तांत्रिक है, इसके पास शक्तियां हैं और ये मुझे देख सकता है। मैं समझ नहीं पाया। मैं उससे कहने लगा, ये तांत्रिक क्या होता है? तो उसका कहना था, वही जिसके पास भूत प्रेत को अपने बस में करने की शक्ति होती है। ऐसे लोग ज्यादातर इंडिया में पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इक्का दुक्का लोग ऐसे होते हैं। इसके पास शक्तियां हैं और ये मुझे देख सकता है। मुझे नहीं पता कि ये मेरी ओर ऐसे अजीब नजरों से क्यों घूर रहा है। तब मैं उससे कहने लगा, शायद उसे लग रहा होगा कि एक इंसान के साथ एक आत्मा क्यों घूम रही है, कैसे घूम रही है। तब वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे बाइक रोकने को कहा था। मैं अपने बाइक को रोका और तब वो कहने लगा, ये जो तुम्हारे पीछे बैठी हुई है, ये कौन है? तब मैं उससे कहने लगा, चाहे कोई भी हो, तुम्हें उससे क्या करना है? तुम अपने काम से काम रखो। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा था, बच्चू, ये एक आत्मा है, मृत आत्मा है और तुम इसे अपने साथ लेकर घूम रहे हो। देखो, तुम इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसे अपना गुलाम बनाऊंगा और फिर इसके जरिए मैं अपनी मनोकामना पूरी करूंगा। तब मैं उससे कहने लगा, अबे बूढ़े, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये मेरी दोस्त है, तू अपने काम से काम रख और दूसरों से सवाल जवाब मत कर। मैं इतना बोलकर अपने स्कूटी को भगा दिया और तब वो बूढ़ा व्यक्ति भी अपने बाइक को चलाता हुआ मेरे पीछे आने लगा। वो मेरे सामने आया और वो मुझसे कहने लगा, देख, अभी प्यार से बोल रहा हूं, मान जा, नहीं तो मुझे कैसे इस आत्मा को अपने बस में करना है, इसे अपने साथ लेकर जाना है, ये मुझे अच्छी तरह से आता है। तब मैं उससे कहने लगा, देख बूढ़े, तू ज्यादा अपना दिमाग मत लगा वरना तू पिटेगा। वो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा था, तू मारेगा मुझे, सिंगल पसली? देख अभी ये आत्मा कैसे मेरे साथ जाती है। वो बूढ़ा व्यक्ति अपने आंखें बंद कर कुछ मंत्रों को बुदबुदाने लगा था और फिर देखते देखते मैरी का शरीर धुएं में बदलना शुरू हो गया था। मैं मैरी से कह रहा था, मैरी, तुम्हें हो क्या रहा है? लेकिन मैरी कुछ बोल तक नहीं पा रही थी और फिर कुछ ही देर में मैरी का शरीर पूरी तरह से धुएं में बदल चुका था। और तब वो बूढ़ा व्यक्ति अपने बाइक को रोक अपने थैले से एक कांच का बोतल निकाला, उसके ढक्कन को खोला और तब मैरी, जो धुआं बन चुकी थी,
वो उसके कांच के बोतल के अंदर चली गई। वो बूढ़ा व्यक्ति उस कांच के बोतल के ढक्कन को बंद कर चुका था और वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा, मैंने तो इसे कैद कर लिया है और अब इसे अपना गुलाम बनाऊंगा। वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा कह रहा था और मैं उसे झगड़ पड़ा। मैं उसे मुक्के से मारना शुरू हो गया था, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति, उसके पास बहुत ताकत थी। मेरा शरीर कमजोर। वो मेरे गाल पे एक चाटा मारा और मैं जमीन पे गिर पड़ा। वो बूढ़ा व्यक्ति मेरे ऊपर भारी पड़ रहा था। मैं उससे लड़ने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो मुझे पीटे जा रहा था। कुछ ही देर बाद वो अपने बाइक को चलाता हुआ वहां से भागने लगा था, लेकिन मैं पिटने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहता था। मैं मैरी को उसे अपने साथ लेकर जाने नहीं देना चाहता था। मैं अपने स्कूटी से उस बूढ़े व्यक्ति का पीछा करने लगा। वो बूढ़ा व्यक्ति अपने बाइक को चलाता हुआ शहर के बाहर आ गया और वहीं एक कब्रिस्तान के अंदर चला गया और मैं भी उसके पीछे पीछे कब्रिस्तान के अंदर गया। वो बूढ़ा व्यक्ति वहीं कब्रिस्तान में एक पेड़ के पास बैठ चुका था और कुछ मंत्र साधनाओं को करने लगा था। मैं उसे ये करने नहीं देना चाहता था। मैं जानता था वो ऐसा करके मैरी को अपना गुलाम बनाएगा और फिर हमेशा के लिए मैरी उसके बस में हो जाएगी, उसका गुलाम बनकर रह जाएगी। मैं उसे रोकना चाहता था। मैं उससे लड़ रहा था, उसे पीटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे पीटे जा रहा था। मैं उस कांच की बोतल को तोड़ना चाहता था जिसमें मैरी कैद थी, लेकिन मैं जैसे ही ऐसा करने के लिए उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता, वो बूढ़ा व्यक्ति मेरे शरीर पे लात मार मुझे जमीन पे गिरा देता। मैं समझ गया था मैं इस बूढ़े व्यक्ति से नहीं लड़ सकता। मैं रोनी को कॉल करता हूँ, रोनी को यहाँ पे बुलाता हूँ। यकीनन रोनी इस बूढ़े व्यक्ति को कूट कूट कर इसका कचूमर बना देगा और तब मैं मैरी को आजाद करवा पाऊंगा। मैं रोनी को कॉल लगा दिया। वो बूढ़ा व्यक्ति जमीन पे बैठा लगातार मंत्र साधना को किए जा रहा था और कुछ ही देर में रोनी इस कब्रिस्तान में पहुंच चुका था। रोनी मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ, तुम्हें किसने मारा? मैं रोनी से कह दिया, इस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे पीटा है। रोनी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसका कहना था, क्यों पीटा है? मैं उसे कह दिया, इसने मेरा काफी कीमती सामान चुराया है और जब मैं इसे लड़ने की कोशिश करने लगा तो ये उल्टा मुझे ही पीट दिया। मेरी इस बात को सुनकर रोनी काफी ज्यादा गुस्सा था। वो चलता हुआ उस बूढ़े तांत्रिक के पास गया। वो बूढ़ा तांत्रिक वहां जमीन पे बैठा मंत्र साधनाओं को कर रहा था। वो उसके पास गया और उस बूढ़े के चेहरे पे एक मुक्का दे मारा। वो बूढ़ा वहां पीछे जमीन पे गिर चुका था और वो झल्ला कर उठा। वो रोनी से कहने लगा, अच्छा तो इसने अब तुम्हें बुलाया है मुझे रोकने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा शरीर मोटा है तो तुम मुझे पीट सकते हो? नहीं, देखो अभी तुम कैसे इसी लड़के को पीटोगे, उल्टा इसी लड़के को पीटोगे। इतना बोलकर वो अपना छड़ी हाथ में पकड़ चुका था और वो रोनी के ऊपर कुछ करना शुरू हो गया था और देखते देखते रोनी मेरी ओर अजीब नजरों से घूरने लगा। मैं समझ नहीं पाया रोनी को हुआ क्या है। वो धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ मेरे पास आने लगा और वो मेरे चेहरे पे एक मुक्का दे मारा। मैं जमीन पे गिर पड़ा था। मैं झट से उठा और रोनी से कहने लगा, रोनी तुम मेरे दोस्त हो, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? लेकिन रोनी मेरे चेहरे पे मुक्का बरसाया जा रहा था। मैं समझ गया था इस बूढ़े तांत्रिक ने कुछ तो किया इसके ऊपर। वो बूढ़ा तांत्रिक अभी अपनी छड़ी को पकड़ा रोनी की ओर देखे जा रहा था। मैं भागता हुआ उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे पीटने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो रोनी की ओर ही देखे जा रहा था। रोनी जो मेरी ओर भागता हुआ आ रहा था, मुझे रोकने के लिए मेरी ओर भागता हुआ आ रहा था और ये बूढ़ा व्यक्ति अपनी जगह पे पुतला बना खड़ा था। मैं उसके हाथ से उस छड़ी को छीना और उसे जमीन पे दे मारा। रोनी मेरे काफी नजदीक पहुंचने वाला था, लेकिन इससे पहले ही वो छड़ी टूट चुकी थी। मैं उस छड़ी को जमीन पे मारा था और वो 2 टुकड़े में टूट चुकी थी। वो छड़ी टूटते ही रोनी अपने होश में आ गया था और ये बूढ़ा व्यक्ति भी अपने होश में आ गया था। और तब रोनी भागता उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा और उसे गर्दन से पकड़ उसे जमीन पे पटक दिया। वो उसकी छाती पे मुक्का बरसाया जा रहा था और मैं भागता हुआ उस कांच के बोतल के पास पहुंचा जिसमें मैरी कैद थी। मैं उस बोतल को अपने हाथ में पकड़ा और उसके ढक्कन को खोल दिया। वो ढक्कन खुलते ही वो धुआं बाहर निकला था और मैरी मेरे सामने खड़ी थी। मैं मैरी से कहने लगा, इस तांत्रिक को एक चूहे में बदल दो जिससे तांत्रिक तुम्हें दोबारा कभी कैद ना कर पाए।
तब मेरी अपने उंगलियों को घुमाना शुरू हो गई थी और देखते ही देखते वो तांत्रिक एक चूहा में बदल गया। रोनी हैरान था, वो बूढ़ा व्यक्ति कहाँ गया? वो तो भी यहीं पर था, मैं उसे पीट रहा था, वो अचानक से गायब कहाँ हो गया? कहीं वो कब्रिस्तान का भूत तो नहीं था? मैं उससे कहने लगा, हाँ यकीनन वो कब्रिस्तान का भूत ही होगा, तभी तो वो इससे गायब हो गया। रोनी काफी ज्यादा डर चुका था और वो हड़बड़ाता हुआ कब्रिस्तान से बाहर भागा। मैं भी मेरी को अपने साथ लेकर कब्रिस्तान से बाहर आ गया और फिर उसे अपने स्कूटी पे बिठा अपने साथ घर लेकर आ गया। मेरी मुझसे कह रही थी, तुम्हारे चेहरे पे तो बहुत ज्यादा चोट है, रुको मैं तुम्हारे चेहरे को ठीक कर देती हूँ। इतना बोलकर उसने अपने हाथ को मेरे चेहरे पे रखा था और मेरे चेहरे का वो घाव पूरी तरह से भर गया था। और तब मेरी कहने लगी थी, तुम इतने पतले दुबले क्यों हो, तुम खाना नहीं खाते? मैं उससे कहने लगा, मैं खाना तो बहुत खाता हूं, लेकिन मेरे शरीर को लगता ही नहीं। तब मेरी का कहना था, देखो तुम कोई जिम ज्वाइन कर लो, अच्छा डाइट प्लान फॉलो करो और तब देखो तुम्हारा शरीर बन जाएगा। अभी वो तांत्रिक मुझे अपने साथ लेकर गया, तब तुम उस तांत्रिक से इतने ज्यादा पिट गए। कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी पत्नी को कोई छेड़ देगा, तब तुम क्या करोगे? देखो बॉडी बनाना बहुत जरूरी है, तुम कल ही कोई अच्छा सा जिम ज्वाइन करोगे। मैं भी मान गया था और अगले ही दिन से मैं जिम जाना शुरू कर दिया। समय बीता और 2 साल बाद ही मेरा शरीर तगड़ा हो गया। पिताजी भी काफी खुश हैं। उनका कहना है, बेटा अब तुम्हारे शादी की उम्र हो गई है, वो मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जब पिताजी किसी लड़की का नाम लेते हैं तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मेरी, जो मेरे साथ आज भी है, मेरे साथ ही रहा करती है, मुझसे अच्छी अच्छी बातें किया करती है। मेरी मुझसे कभी कभी कहा करती है कि थॉमस अगर तुम चाहो तो तुम मुझे आजाद कर सकते हो, मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। तुम्हारी बॉडी तो तगड़ी बन चुकी है, अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे आजाद कर सकते हो। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है जब मेरी मुझसे दूर जाने की बात करती है।